एफ ब्लॉक के तत्व। इसके पहले हमने पी ब्लॉक के तत्व देखे थे। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता थी अंतिम उपकक्षा पी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे। इन तत्वों में हम देखते हैं अंतिम उपकक्षा डी अथवा एफ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। देखिए इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व हैं आवर्त सारणी में। बाईं तरफ हम देखते हैं एस ब्लॉक होता है, दाईं तरफ हम देखते हैं पी ब्लॉक होता है और दोनों के बीच में थर्ड से लेकर के 12th तक हम देखते हैं कि 3 से लेकर के 12 तक के जो ये वर्ग हैं ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन तत्वों की अंतिम उपकक्षा डी होती है और डी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जैसे अपन देख रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तथा जिंक। वर्ग अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं 10 वर्ग होते हैं। वर्गों के हिसाब से इनका अध्ययन थोड़ा जटिल होता है, अतः हम आवर्त के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से इनकी स्टडी करते हैं। तो हम देखेंगे यह पहली श्रेणी हो गई, ये दूसरी श्रेणी हो गई, ये तीसरी श्रेणी हो गई और हम देखेंगे ये चौथी श्रेणी है। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों की 1, 2, 3 और 4 श्रेणियां हैं। पोजीशन इनकी एस तथा पी ब्लॉक के बीच में होती है। देखिए इनकी अंतिम कक्षा का या इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। एन में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली बात तो अपन बतला रहे हैं कि ये वे तत्व होते हैं जिनकी अंतिम उपकक्षा डी होती है जिसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा ये उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ns1-2 n-1 डी उपकक्षा जिसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी डी उपकक्षा अपूर्ण होती है। अपूर्ण होती है अर्थात 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अर्थात है ये भी डी ब्लॉक के ही तत्व, लेकिन तत्व अथवा आयन जिनकी डी उपकक्षा अपूर्ण होती है। डी ब्लॉक के वे तत्व या तत्वों के आयन जिनकी डी उपकक्षा अपूर्ण होती है उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं क्योंकि इनकी डी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन है, किंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। केवल वे ही डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं जिनमें तत्व या आयन की डी उपकक्षा पूर्ण होती है, अपूर्ण होती है। अर्थात जिनकी पूर्ण हो गई, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, वे संक्रमण तत्वों की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आवर्त सारणी के 11वें और 12वें वर्ग की। 11वें वर्ग में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा 12वें वर्ग में जिंक, कैडमियम, मरकरी तत्व आते हैं। अब हम देखते हैं कि 11वें वर्ग के इन तीनों तत्वों की भी डी उपकक्षा पूर्ण होती है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं 12वें वर्ग के भी इन तीनों तत्वों की डी उपकक्षा पूर्ण होती है, उनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किंतु 11वें वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किंतु 12वें वर्ग के इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। इसका कारण ये होता है कि 11वें वर्ग के तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था जब दर्शाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में हम देखते हैं कि इनकी डी उपकक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अर्थात इनकी डी उपकक्षा +2 अवस्था में अपूर्ण हो जाती है। वहीं 12वें वर्ग के तत्व अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं तब भी इनकी डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह पूर्ण होती है। यही कारण है आवर्त सारणी के 11वें वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, वहीं आवर्त सारणी के 12वें वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से बतला सकते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखते हैं तो 4s1 3d 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +2 अवस्था में हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन s का निकला और 1 इलेक्ट्रॉन d का निकला, फलस्वरूप 3d9 अर्थात अपूर्ण डी उपकक्षा हो जाती है, जिसके कारण कॉपर हम देखते हैं संक्रमण तत्वों की कैटेगरी में आता है।
वहीं जिंक 30 में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 4s2 3d10 +2 अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाते हैं और d उपकक्षा में हम देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, अर्थात d उपकक्षा पूर्ण होती है। अतः जिंक संक्रमण तत्वों की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, यह केवल डी ब्लॉक का तत्व होता है। अध्ययन की दृष्टि से संक्रमण तत्वों को 1, 2, 3 और 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की जो श्रेणी है, इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। पहला तत्व इसका स्कैंडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। वहीं हम देखते हैं इस श्रेणी का अंतिम तत्व जिंक होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी 3D उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वहीं द्वितीय संक्रमण श्रेणी हम देखते हैं इट्रियम Y से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर जाकर के ये एंड होती है। इस श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4D उपकक्षा में भरे जाते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी लैंथेनम 57 से प्रारंभ होती है तथा मरकरी 80 पर एंड होती है। वहीं हम यहां पर देखते हैं कि लैंथेनम के बाद के 57 के बाद के 14 तत्व यहां पर नहीं हैं। 57 के बाद डायरेक्ट हैफेनियम 72 तक अपन देखते हैं कि एक गैप हो जाती है। इन 14 तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइट कहा जाता है, जिन्हें श्रेणी में नीचे की ओर रखा गया है। 57 के बाद 58, 59 हम देखेंगे नीचे रहेंगे। इसी प्रकार चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम से प्रारंभ होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। लैंथेनम के समान एक्टिनियम के बाद के आने वाले 14 तत्व भी हम देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। यह श्रेणी 5D श्रेणी, 6D श्रेणी कहलाती है तथा यह एक इनकम्प्लीट या अपूर्ण श्रेणी होती है। इस प्रकार संक्रमण तत्व की पहली श्रेणी 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी, तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी अथवा 6D श्रेणी, इस प्रकार से संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है, ताकि इनका अध्ययन श्रेणी के अनुसार सुगमता से किया जा सके। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, इनके अंतर्गत हम देखते हैं संक्रमण तत्वों की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रायः घटते हैं, किंतु फिर स्थिर हो जाते हैं। अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी में हम देखते हैं आयनिक त्रिज्याएं एवं परमाणविक त्रिज्याओं के मान क्रोमियम के बाद स्थिर हो जाते हैं, अर्थात लगभग समान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण तत्वों में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन अंतिम पूर्व डी उपकक्षा में प्रवेश करते हैं। ये अपन देख रहे हैं 4s के बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। नाभिक में प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है, फलस्वरूप बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु 3D के इलेक्ट्रॉन 4s के जस्ट पास में होते हैं। ये परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ प्रतिकर्षित कर देते हैं। फलस्वरूप अंतिम कक्षा संकुचित नहीं हो पाती और हम देखते हैं कि इनकी त्रिज्याएं स्थिर रह जाती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता का प्रदर्शन करते हैं, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी N-1D उपकक्षा तथा NS उपकक्षा की ऊर्जा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जितनी ऊर्जा से S उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित किए जा सकते हैं, उतनी ही ऊर्जा के प्रभाव के द्वारा N-1D उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन भी हम देखते हैं कि उत्तेजित हो जाते हैं तथा बंध रचना में भाग लेते हैं। फलस्वरूप इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या अथवा परिवर्ती संयोजकता का मान NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D उपकक्षा के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के तुल्य होता है। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कि
ये एक तत्व है जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं एस उप कक्षा के हैं और 5 इलेक्ट्रॉन 3D उप कक्षा के हैं। तो इस प्रकार टोटल 5 इलेक्ट्रॉन 3D उप कक्षा में है, अर्थात हम देखेंगे कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे, क्योंकि डी उप कक्षा में हम जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं और 5 ऑर्बिटल अगर पाए जाते हैं तो हम देखेंगे कि सभी में एक 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 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तथा ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इस प्रकार हम देखेंगे इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त करता है। जैसा कि हम देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम, जिसके पास में 3d1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है। जैसे जैसे श्रेणी में हम दाईं ओर चलते जाते हैं, मैग्नीज में हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है। फलस्वरूप 5 + 2 7, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या का मान 7 होता है। आगे की तरफ हम देखते हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ चलते हैं, अब एक एक करके डी के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लगता है। फलस्वरूप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती जाती है और अंतिम तत्व जिंक में अब हम देखेंगे डी में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, D10 हो जाती है और एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहते हैं। फलस्वरूप इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान केवल +2 होता है। तो इस प्रकार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्यों। मेन पॉइंट इसका होता है NS तथा n-1d ऑर्बिटलों की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होना। फलस्वरूप जितनी ऊर्जा से एस उप कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, उतनी ही ऊर्जा से n-1d उप कक्षा के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाते हैं। फलस्वरूप इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता का मान NS के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के तुल्य होता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके आयन या यौगिक रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनके आयन रंगीन होते हैं अथवा उनके यौगिक रंगीन होते हैं क्यों। आंसर बनता है कि हम जानते हैं संक्रमण तत्व की n-1d उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। n-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन दृश्य प्रकाश के द्वारा संभव होता है। दृश्य प्रकाश अर्थात विबग्योर बेजानीह पीनाला। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश हम देखते हैं कि इन तत्वों के ऊपर आपतित होता है, तो इन तत्वों के n-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजन के लिए किसी विशेष तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर लेते हैं तथा शेष प्रकाश को पारगमित या परावर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश के किसी एक अवयव का अवशोषण हो जाता है इलेक्ट्रॉन उत्तेजन के लिए, तो परावर्तित या पारगमित प्रकाश श्वेत नहीं हो सकता, वो श्वेत नहीं रह पाता। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश में जो रंग प्रभावी होता है, आयन या क्रिस्टल या यौगिक हम देखेंगे उसी कलर का दिखलाई देता है। जैसे कॉपर Cu पॉजिटिव एवं Cu2 पॉजिटिव 2 प्रकार के आयन बनाता है, 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव वाली अवस्था में हम देखते केवल S का एक इलेक्ट्रॉन निकला और D पूर्ण रहती है। वहीं हम देखते हैं 2 पॉजिटिव अवस्था में S का एक इलेक्ट्रॉन तथा D का भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस प्रकार हम देखते हैं यह Cu2 पॉजिटिव आयन बनाता है जिसकी 3D उपकक्षा अपूर्ण हो जाती है। इसकी पूर्ण है, इसकी अपूर्ण है, अर्थात क्यूप्रस आयन संक्रमण तत्व की कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इसकी डी उपकक्षा पूर्ण है। वहीं क्यूप्रिक आयन संक्रमण तत्वों की कैटेगरी को बिलोंग करता है क्योंकि इसकी डी उपकक्षा अपूर्ण होती है। जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं उत्तेजन के लिए दृश्य प्रकाश से लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जब यह लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है तो अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो परावर्तित या पारगमित प्रकाश है वह श्वेत नहीं रह पाता। फलस्वरूप Cu2 पॉजिटिव आयन हम देखते हैं गहरे नीले रंग का दिखाई देता है।
तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है संक्रमण तत्व या इनके यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, या पूछ सकते हैं कि Cu पॉजिटिव आयन रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन या नीले रंग का दिखाई देता है, या Q+ आयन रंगहीन तथा Q+ आयन रंगीन होता है क्यों। तो हम इसका आंसर यहां पर देख रहे हैं कि Cu पॉजिटिव Q+ आयन की 3D उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फलस्वरूप उनका उत्तेजन नहीं होता। उत्तेजन नहीं होता तो ये किसी भी तरंग दैर्घ्य का अवशोषण नहीं करते। इसके विपरीत Cu2 पॉजिटिव आयन Q+ आयन की 3D उपकक्षा अपूर्ण होती है क्योंकि उसमें 3D9 है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उत्तेजन के लिए दृश्य प्रकाश से लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, फलस्वरूप शेष प्रकाश या शेष पारगमित या परावर्तित प्रकाश श्वेत नहीं रह पाता। प्रभावी रंग परावर्तित प्रकाश में प्रभावी रंग नीले रंग का होता है, फलस्वरूप Cu2 पॉजिटिव आयन नीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बनता है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, प्लेटिनम, जितने भी हम देखते हैं कि ये तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये सभी संक्रमण तत्वों की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पहला पॉइंट, परिवर्तित संयोजकता पाई जाती है, फलस्वरूप किसी भी तत्व के साथ उसकी संयोजकता के अनुरूप संयोजकता को परिवर्तित कर लेते हैं तथा माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी सतह पर स्वतंत्र संयोजकताएं पाई जाती है, फलस्वरूप ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके माध्यमिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं संक्रमण तत्वों का अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फलस्वरूप क्रियाकारकों के निष्क्रिय अणुओं का ये अधिक से अधिक अवशोषण कर लेते हैं, अर्थात क्रिया के लिए अधिक पृष्ठ प्रदान करते हैं। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। जैसे अमोनिया के बनाने की हेबर विधि में आयरन या लोहे की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है जो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसों को अमोनिया में बदलती है। वहीं निकल उत्प्रेरक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में काम में आता है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। इसी प्रकार वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड हम देखते निर्जली कारक का कार्य करता है जो जल के अणुओं को दूर निकालने के लिए काम में लाया जाता है। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व दो प्रकार के चुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तब प्रतिचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो अनुचुंबकीय गुण व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। हम देखते हैं प्रत्येक तत्व में परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुणों का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, एक स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति और दूसरा ऑर्बिटल गति। तो इलेक्ट्रॉनों के इस घूर्णन के कारण हम देखते हैं कि दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं ये स्वयं के घूर्णन के कारण, और दूसरा हम देखते हैं कक्षीय, कक्षा में घूर्णन के कारण। चुंबकीय गुणों को या इस प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण को BM बोहर मैग्नेटोन इकाई के द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। मिश्र धातुओं का निर्माण संक्रमण तत्व दो प्रकार से करते हैं। या तो धातु किसी अन्य धातु के साथ में विलय हो जाती है क्योंकि इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, फलस्वरूप हम देखते हैं कि ये अल्प या अधिक मात्रा में अन्य धातु के साथ गली हुई अवस्था में मिश्रित होती है और एक समांगी मिश्र धातु बनाती है। वहीं हम देखते हैं कि इनकी अंतराकाशीय अवकाशों में कुछ छोटे परमाणु आकार वाले तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पिंजरित हो जाते हैं, घिर जाते हैं और अंतराकाशीय मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संकुल निर्माण। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक या संकुल निर्माण या उप सह संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका कारण उनमें पाए जाने वाले दो गुणों का होना होता है। पहला पॉइंट,
संक्रमण तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप ये लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को आसानी से ग्रहण कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं संक्रमण तत्वों के आयनों पर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। फलस्वरूप ये संकुल निर्माण या जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे K4FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्रासाइनोनिकलेट आदि सभी में हम देखते हैं कि मुख्य केंद्रीय धात्विक आयन संक्रमण तत्व के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। देखिए, क्रोमाइट अयस्क का फार्मूला FeOCr2O3 होता है। जब इसे परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि यह आयरन ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का पहला चरण होता है सोडियम क्रोमेट का निर्माण। सोडियम क्रोमेट बनाने में सोडियम क्रोमेट बनाने में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं। इस प्रकार गलाए जाने पर पहले क्रोमाइट अयस्क दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे जल में मिलाकर के हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब उसके साथ करवाते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। क्रोमाइट अयस्क क्रोमियम का अयस्क होता है। इससे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए दो पद हम देखते हैं कि यहां पर प्रयुक्त होते हैं। पहली स्टेप में सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है और सोडियम क्रोमेट को फिर हम सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करते हैं। तो पहली स्टेप है सोडियम क्रोमेट बनाना। इस स्टेप में हम देखते हैं क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्टी में गलाते हैं। फलस्वरूप अभिक्रिया के द्वारा हम देखते हैं सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्रोमाइट अयस्क और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण को जब परावर्तनी भट्टी में हमने गर्म किया है तो हम देखते हैं सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्राप्त होता है, जिसे जल के द्वारा निष्कर्षित करके सोडियम क्रोमेट का विलयन बना लिया जाता है। जब इस विलयन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब हम देखते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। लेकिन हम देख रहे हैं हमें प्राप्त करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हो गया। थर्ड स्टेप में जब पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त करना होता है तब इस जली विलयन का, सोडियम डाइक्रोमेट के जली विलयन का हम KCl के द्वारा अभिकृत करवाते हैं इसे। तो सोडियम और पोटेशियम आपस में हम देखेंगे एक्सचेंज हो जाते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट हम देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं शुरू के दो पद के द्वारा हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया और तीसरे पद में सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में। फलस्वरूप सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है, जिसे जल के द्वारा निष्कर्षित कर लिया जाता है। इस सोडियम क्रोमेट के विलयन में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। यह सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। K2Cr2O7 विभिन्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है, अर्थात यह एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अर्थात ऑक्सीकारक के रूप में यह प्रयुक्त किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पायरोलुसाइट अयस्क से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण। तो हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का निर्माण मैंगनीज के अयस्क MnO2 के द्वारा किया जाता है, जिसे पायरोलुसाइट कहा जाता है। पायरोलुसाइट को KOH विलयन के साथ
वायु की उपस्थिति में गलित कराया जाता है, अर्थात गलाया जाता है। गलाने पर हम देखते हैं K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट का विलयन प्राप्त होता है। जब इस विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हम देखते हैं कि 2 KCl निकल जाते हैं और KMnO4 के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह भी विभिन्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण को प्रदान करता है। KMnO4 का क्षारीय विलयन बायर अभिकर्मक कहलाता है, जो विभिन्न अभिक्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। यह डिसइंफेक्टेंट या संक्रमण रोधी के रूप में भी काम में लाया जाता है तथा जल के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लाल दवा के रूप में जाना जाता है। आवर्त सारणी के F ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट लेंथेनाइट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी 4F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइट्स कहा जाता है, जिनकी 5F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन N-2F उपकक्षा में भरे जाते हैं। लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 1 to 14, 5D 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 6S उपकक्षा भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन चौथी F उपकक्षा में भरे जाते हैं। इसलिए 6 को अगर हम N मानते हैं तो 4 को हम N-2 6-2 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये वे तत्व होते हैं जिनकी N-2 F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा गए उसके बाद में चौथी F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण तथा इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट तत्वों में जब इसकी श्रेणी में हम बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार, परमाणुविक त्रिज्याएं क्रमशः छोटी होती जाती है। परमाणु त्रिज्या एवं आकार के छोटे होने की यह घटना लेंथेनाइट संकुचन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। कारण हम देखते हैं, हम जानते हैं 6S भरने के बाद में इन तत्वों की 4F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1 by 1 एक एक करके 4F को कक्षा में हम देखते हैं 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की ओर हम देखते हैं आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती जाती है। किंतु 4F उपकक्षा में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तथा अंतिम कक्षा 6S दोनों के बीच में दूरी काफी अधिक होती है। फलस्वरूप 4F उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन 6S उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए आवरणी प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात दूरी अधिक होने के कारण 4F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 6S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, जिसके कारण आकर्षण बल में वृद्धि होती जाती है और अंतिम उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, खिंचाते हैं। फलस्वरूप बाईं से दाईं ओर चलने पर लेंथेनाइट तत्वों की श्रेणी में परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है, क्योंकि 6S उपकक्षा सिकुड़ती जाती है, संकुचित होती जाती है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। अर्थात इसका कारण 6S के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर आकर्षित होना तथा 4F के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवरणी प्रभाव को उत्पन्न नहीं कर पाना, फलस्वरूप परमाणु की कक्षा का छोटा होना, यही लेंथेनाइट संकुचन होता है। लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण अंतिम उपकक्षा सिकुड़ती जाती है, फलस्वरूप आयनों का आकार बाईं से दाईं ओर चलने पर छोटा होता जाता है। आकार छोटा होता है
तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण नाभिक का बढ़ जाता है। फलस्वरूप हम देखते हैं लेंथेनाइड तत्वों की श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। साथ ही अपचयन विभव का मान श्रेणी में दाईं ओर चलने पर बढ़ता है। वहीं लेंथेनाइड संकुचन लेंथेनाइड रसायन को भी प्रभावित करता है। सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक हम देखते हैं कि तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता कम होती जाती है। लेंथेनाइड के गुणों में आकार छोटा होने के कारण हम देखते हैं कि समानता उत्पन्न होती है। इस समानता का कारण यह होता है कि लेंथेनाइडों के आयनों के आकार में कम अंतर होता है तथा अंतिम कक्ष के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है। भारी लेंथेनाइड्स हम देखते हैं कि इट्रियम के साथ पाए जाते हैं, इसलिए लेंथेनाइडों को इट्रियम अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड्स के गुणों की तुलना, समानता अथवा असमानता। तो हम देखते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनकी 4f उपकक्षा में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वहीं एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेंथेनाइड तत्व मुख्य रूप से +3, कुछ तत्व +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक्टिनाइड +3 के अतिरिक्त +4, +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड तत्वों में हम देखते हैं कि प्रायः तत्व में रेडियोधर्मिता का गुण नहीं पाया जाता। कुछ अपवाद यहां पर प्रोमिथियम जैसे होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक्टिनाइड तत्व की विशेषता है सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन करते हैं। लेंथेनाइड यौगिकों के जो हम देखते हैं क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, अर्थात लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय होते हैं। वहीं एक्टिनाइड्स के यौगिक जो होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं उपसहसहजी यौगिकों का निर्माण कम करते हैं। वहीं हम देखते हैं एक्टिनाइड तत्व अधिक मात्रा में संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 4 to 5 पॉइंट हमें देना होंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना या इनमें अंतर से संबंधित।